हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की बेट क्वेश्चन का पार्ट 5। 4 पार्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं जिसमें हम 120 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो ये आज हमारा 5th और आखिरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं 5th और आखिरी पार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है। व्हेन interest is paid by an Indian company to a foreign company, being an associate enterprises, such interest must not exceed. वो इंटरेस्ट इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ इंडियन कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ईबीआई टीडीए के कितने परसेंट से ज्यादा का इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं है। ये क्वेश्चन सेम कई बार आ चुका है आपके बिट क्वेश्चंस में ही, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैक्सिमम 30% इंटरेस्ट आप अलाउ करवा सकते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। सेकेंडरी एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड व्हेन द प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्सीड्स। कितनी वैल्यू एक्सीड करें कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े। तो इसका सीधा शॉर्ट आंसर हमने पढ़ा हुआ है 100 लैक्स। 100 लाख से ज्यादा का अमाउंट हुआ तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है। देखिए ये जो मॉनेटरी लिमिट वाले क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनमें बताने वाला कुछ नहीं है, इसलिए हम इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लेके चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन मिस्टर सिंघानिया हैविंग इनकम एक्सीडिंग 10 लाख, इनकम कितनी है इनकी 10 लाख रुपए, files the return of income for the assessment year 18-19 in January 19। ठीक है, the fees payable under section 234F for the delay in filing of return would be। देखिए रिटर्न में लेट फाइल की हम दो लिमिट पड़ी है। हमने ये कहा है कि ड्यू डेट से लेके 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं आप तो फीस लगेगी 5,000 रुपए। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च जो है असेसमेंट ईयर का, वहां तक फाइल करते हैं तो फीस लगेगी 10,000। और अगर कोई छोटा एसएससी है जिसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसके लिए मैक्सिमम फीस लगती है 1,000 रुपए। अब यहाँ पे इनकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो इनके लिए फीस कितनी हो जाएगी वो डेट देख लीजिए, जनवरी में इन्होंने फाइल किया है, इसका मतलब ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं और 10,000 की फीस इनके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 124 कह रहा है व्हेन मिस्टर गौतम इज डूइंग बिजनेस पेड होल रेंट ऑफ ₹80,000। कितने रुपए का रेंट दे रहे हैं 80,000 रुपए का फॉर 3 डेज। इसका मतलब ये महीने का रेंट है, महीने का मतलब 3 दिन का ये, पर मंथली अपन मान सकते हैं इसको। फॉर डूइंग दिवाली सेल the amount of tax deductible at source under section 194 IB। 194 IB क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन 50,000 पर मंथ से ज्यादा का इंटरेस्ट दे रहा रेंट दे रहा हो और वो 194 आई में कवर नहीं होता है, ठीक है, और वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ये सारी कंडीशन कही गई है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस पर 5% के रेट से उसको टीडीएस काटना होगा। देखते हैं कंडीशन। ये इंडिविजुअल है, यस। इनका रेंट 50,000 महीने से ज्यादा है, यस। ये 194 आई में कवर नहीं हुए होंगे, बिल्कुल नहीं हुए होंगे, वहां पे लिमिट हमारी 2,40,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब इन पे रेट लगेगी 5% 194 आईबी में। तो 80,000 का 5% मतलब 4,000 एट द रेट 5% इनका टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहते हैं। When an Indian company pay ₹5 lakh to foreign company for online advertisement of its product, it has to deduct। देखो बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है। एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था इक्वलाइजेशन लेवी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर आप कोई डिजिटल एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उस पे आपको 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटनी होगी अगर अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो।
तो देख लेते हैं, टीडीएस तो कटेगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा एट द रेट 6% और एट द रेट 1%, तो रेट है 6% की, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6%। और ये कब करता है, जब अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होता है। तो यहाँ तो 5 लाख है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं टैक्स पेबल बाय ए फर्म होज टोटल इनकम इज ₹11 करोड़ इच। 11 करोड़ की इनकम पे फर्म का टैक्स बताना है, बस इतना आसान क्वेश्चन। बोल दो सीएमए इंस्टीट्यूट को इतने आसान क्वेश्चन ना पूछे, हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, हम सीएमए फाइनल में है। भाई 11 करोड़ की इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हो भाई फर्म का टैक्स? आप कहते हैं सब 30% टैक्स है, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज भी है और 4% एचईसी तो लगना ही लगना है। दैट्स इट। तो 11 करोड़ का ये अमाउंट आप निकाल दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराना है तो इसके आंसर आई थिंक गलत होंगे, चलो अपन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 11 करोड़ का अगर 30% मैं करता हूं कैलकुलेट, तो ये हो जाता है 3.3 करोड़, सही है, ठीक है। अब 3.3 करोड़ का हम 12% ले लेते हैं, तो 3.3 करोड़ का मैं कर देता हूं इनटू, तो ये आ जाता है 0.396 करोड़, और इन दोनों को जोड़ के मैं उसका ले लेता हूं 4%, जो कि हमारा एचईसी है, इनटू, तो ये आ जाता है 0.14784 करोड़, ठीक है। टोटल कर दीजिए तीनों का, 0.14784, तो ये आ जाता है 3.84384 करोड़। इतने रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा 3.84384 करोड़ रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? ए बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली यूजिंग ए कार एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज एज पर यूनियन टेरिटरी रूल्स, his car can be used in Delhi only on alternate dates। जो ओवन जो केजरीवाल जी ने ओड इवन का सीन चलाया था ना, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कार इज ओनली असेट इन द ब्लॉक, कार हैज thus been used for only 50% of number of days in a year। देखिए ये पॉइंट मैंने आपको बीएनपी में बड़े डिटेल में समझाया था कि हम एक्चुअल यूज देखते हैं या अवेलेबल टू यूज या रेडी टू यूज देखते हैं। एक बार आपने अगर किसी एसेट को काम में लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर 31 मार्च तक वो यूज ही आ रही है, आपको यही मानना होता है। एक्चुअल में वो हुआ या नहीं हुआ ये नहीं देखना होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अपन फैन लगाते हैं, अब क्या हम डेली देखते हैं कि फैन चला या नहीं चला, चला या नहीं चला? इस तरीके से 180 दिन काउंट थोड़ी करते हैं। जब हमने पहले उसको इंस्टॉल किया और रन किया, उसी दिन से वो काम में आना स्टार्ट हो गया और फिर वो काम में आता ही जा रहा है, चाहे वो एक्चुअल में चले या ना चले। ऐसे तो फिर विंटर में चलता ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज हमें नहीं देखनी होती है, तो हमें क्या करना है, हमें इस पे फुल डेप्रिसिएशन लगा देना है। तो फुल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है देख लो एक बार। कार कितने की है? 10 लाख की WDV है और कार पे रखता है 15%, इसका 150 हो गया मतलब, ठीक है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये कार तो पुरानी है, ओपनिंग WD दे रखा है, और 180 दिन की जो कंडीशन होती है वो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही देखते हैं, ईयर ऑफ परचेज में ही देखते हैं। तो बाद में तो वैसे भी डेज काउंट नहीं करने अपने को, तो हमेशा फुल ही लगेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें 2 मेजर पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेफ हार्बर रूल्स आर रिलेवेंट इन द कंसेप्ट ऑफ। सेफ हार्बर रूल क्या होता है? ये मैंने आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में बताया था, ठीक है। हमने ये कहा था कि जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग निकालते हैं तो उसमें एक ऐसा अमाउंट दिया हुआ रहता है, एक ऐसी लिमिट दी हुई रहती है जिसमें अगर आपकी प्राइस फॉल हो रही है तो हम आपकी प्राइस को ही कंसीडर कर लेंगे, हम एएलपी को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब हमसे पूछा गया कि सेफ हार्बर रूल किस काम में आते हैं, तो हम तो कहेंगे साहब ये तो मैरीटाइम कस्टम ट्रांसफर प्राइसिंग के काम में आते हैं। जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल रहे होते हैं तब हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं सेफ हार्बर रूल। ओके, चलिए
आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो ध्यान से पढ़ना ही ये मान लो आधा क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मिस्टर ए एक्वायर्ड ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन 12th March 1990। ठीक है, for rupees 5 lakh. He gifted the same to his brother on 16 May 1993। मतलब इन्होंने 1990 में लिया और 93 में अपने भाई को दे दिया। Who gifted to his son on 27 July 22 July of 2015 when the stamp valuation was rupees 12 lakh. As sold the house for for rupees 24 lakh, which was also the stamp duty। ठीक है, मतलब आपको सिंपल देखो, उलझा रखा है पर सिंपल देखो, मैं आपको तो सिंपल कर देता हूँ। 1990 में असेट थी ए के पास, इन्होंने असेट गिफ्ट कर दी अपने भाई को, ब्रदर को। ठीक है, 1993 में ब्रदर ने गिफ्ट कर दी अपने बेटे को, कब कर दी? 2015 में, और बेटे ने एसेट को सोल्व कर दिया। सवाल है कि इस केस में डेट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। तो जब भी गिफ्ट का केस होता है सेक्शन 49(1) में हम इसको कवर करते हैं, तो हम कहते हैं प्रीवियस ओनर ने जब अक्वायर करी थी तब हम उसको कंसीडर करते हैं। तो वहां पे भी गिफ्ट है, वहां पे भी गिफ्ट है, तो हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे पहली डेट। तो पहली डेट क्या है देख लो, 12 मार्च 1990। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1990। 12 मार्च 1990 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुराने मालिक की कॉस्ट लेते हैं, पुराने मालिक का होल्डिंग पीरियड लेते हैं और पुराने मालिक की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट असेसी मिस्टर राम, एज है 50 इयर्स, इज 50,65,000, हिज नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग द सेस एंड आफ्टर मार्जिनल रिलीफ वुड बी। बेसिकली आपसे मार्जिनल रिलीफ पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया हुआ है, सुनो ध्यान से। टोटल इनकम लेंगे आप, टोटल इनकम है 50,65,000, इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स हो जाएगा इसका 13,500 और इसका हो जाएगा 19,500, तो ये हो जाएगा 13,32,000 का इसका टैक्स होगा, 13,32,000 इसका टैक्स होगा। ठीक, और अब कैलकुलेट कर लेते हैं इस पे बेटा हम सरचार्ज लगा दूं। सरचार्ज कितना लगेगा? 10% लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.332। ये इतना सरचार्ज हो गया, टोटल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 14.652 लाख। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेस करना होता है मार्जिनल रिलीफ। कैसे करते हैं मार्जिनल रिलीफ? बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आपकी इनकम के प्रीवियसली नियर बाई ऐसी लिमिट बताओ जिसपे कि सरचार्ज नहीं लगता था, तो हम कहेंगे 50 लाख। अगर मेरी इनकम टोटल 50 लाख होती तो सरचार्ज मेरे पे नहीं लगता। ठीक है, अच्छा 50 लाख पे टैक्स कितना होता? वो होता 13,12,500। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ 65,000 की जो मेरी इनकम बढ़ी है उसकी वजह से मेरा इतना टैक्स बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन टैक्स। ये 65,000 की इनकम बढ़ने की वजह से आपके टैक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो देख लो 14,65,200 और 13,12,500 कर लेते हैं लेस एक बार। 14,65,200 माइनस 13,12,500, 152,700। आपका टैक्स बढ़ गया 152,700। जबकि इंक्रीज इन रेवेन्यू कितनी है, इनकम में कितना बढ़ा है? तो इनकम तो 65,000 ही बढ़ी है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि सर मेरी इनकम तो बढ़ी है 65,000, आपने टैक्स बढ़ा दिया 1,52,700। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप एक काम करो मार्जिनल रिलीफ ले लो उतने अमाउंट की जितना आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो कितने की? 87,700 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये हमारा मार्जिनल रिलीफ निकल के आ गया। ठीक है, तो आप यहां से मार्जिनल रिलीफ कम करेंगे कितना? 877, क्योंकि लैक्स में लिखा है मैंने इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। तो देखिए क्या बचता है, 14.652 माइनस 87.877, तो ये बच जाता है 13,775। ठीक है, अब इस पे जोड़ दीजिए आप HEC 4%,
ठीक है, तो इसका 4% निकाल लेते हैं इंटू 0.04, तो ये आ जाता है 0.551। ये HEC आ गया, कर दो प्लस, तो आ जाएगा 14.326 लाख, 14,32,600, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 14,32,600। ये आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं होगा क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो इन्होंने जो HEC की रेट ली होगी वो 3% ली होगी, और भी इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर ये रहेगा। ओके, डन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है मिस्टर चीमा विड्रॉ 2 लाख आउट ऑफ हिज ओवन कंट्रीब्यूशन विथ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, मतलब NPS। याद है आपको, कहाँ पढ़ा था हमने, ATCCD में पढ़ा था। On the date of withdrawal, the balance in the account consisted of his own contribution 6 लाख, खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 लाख रुपए का, एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 8 लाख, एम्प्लॉयर का कितना है, 8 लाख रुपए का है। द अमाउंट ऑफ विड्रॉल लायबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर चीमा वुड बी, टैक्सेबल अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए, जब आप NPS से पैसा विड्रॉ करते हैं पार्शियली, तो इन दैट केस 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होता है। ठीक है, ये सेक्शन 10(12)B में होता है। तो इनका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना था, 6 लाख रुपए, उसका 25% तक इनके लिए टैक्स फ्री है, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख टैक्स फ्री। इन्होंने विड्रॉ कितना किया, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख में से 1.5 तो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, विड्रॉ किया उसका 25 नहीं करना है, ओवर कंट्रीब्यूशन का करना है, तो 1.5 तो टैक्स फ्री हो जाएगा, 50,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। और हमसे पूछा क्या था, लाइबल टू टैक्स, तो हम कहेंगे 50,000 रुपए लाइबल टू टैक्स, 50,000 इज लाइबल टू टैक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मोहन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है और रजिस्टर्ड है, इज इंगेज्ड इन रनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट पेड 5 लाख रुपीज टू मलाड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, मतलब एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज कॉर्पस फंड, ओहो यहाँ पे ये पंगा आ गया, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को अगर एज ए कॉर्पस फंड देता है, तो पहले तो ऐसा हो सकता था, पर इसमें टैक्स चोरी हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड किया, और अमेंडमेंट करके क्या कहा कि अगर ऐसा होता है तो देने वाले ट्रस्ट के लिए, मतलब ए ट्रस्ट ने बी ट्रस्ट को दिया, ठीक है, कॉर्पस, तो देने वाले ट्रस्ट के लिए इसे नॉट एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, और इसके लिए तो एग्जम्प्ट होना ही है, क्योंकि कॉर्पस फंड मिलने वाले ट्रस्ट को एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, तो पहले जो प्लानिंग थी इसको अमेंड कर दिया गया, और उसकी वजह से ये चेंज हुआ, तो हम कहेंगे टैक्सेबल इन बोथ नहीं, एग्जम्प्ट इन बोथ नहीं, ये पहले हुआ करता था एग्जम्प्ट इन बोथ। ये क्या करते थे, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ए ने बी को कंट्रीब्यूट कर दिया एज ए कॉर्पस, और बी ने ए को कंट्रीब्यूट कर दिया एज ए कॉर्पस, तो दोनों के लिए टैक्स फ्री हो गया। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए अमेंडमेंट किया गया था। डिडक्टेबल फॉर पेयर, नहीं, पेयर के लिए डिडक्टेबल नहीं है, नॉट डिडक्टेबल फॉर पेयर एज एप्लीकेशन बट एग्जम्प्ट फॉर द पे, बिल्कुल ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा डी, मतलब देने वाले के लिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, उसके लिए इसको हम अप्लाइड इनकम नहीं मानेंगे, पर लेने वाले के लिए कॉर्पस माना जाएगा और टैक्स फ्री होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। रियल बिल्डर्स ए पार्टनरशिप फॉर्म है, एडमिटेड इनकम अंडर सेक्शन 44AD अप टू असेसमेंट ईयर 2017-18 resorted to determine of income as per regular provision by getting the books of accounts audited for the assessment year 18-19, मतलब पहले तो ये दायर थे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, पर 18-19 में इन्होंने अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट आउट कर दिया कि हमें नहीं लेना, हम रेगुलर प्रोविजन में जाएंगे। और हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि कौन सा सेक्शन में पढ़ा हुआ है, 44AD सबसेक्शन 4 एंड 44AD सबसेक्शन 5 में हमने ये पढ़ा हुआ है।
कि अगर आप 44AD में जाने के बाद 5 साल के अंदर अगर उससे बाहर निकल के आ जाते हैं तो उस ईयर में और अगले 5 साल में आप वापस जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो क्या लिखा है, द असेसिव फर्म कैन नॉट रिवर्ट टू द प्रिजम्पटिव प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 44AD अप टू द असेसमेंट ईयर। कितने साल तक? देखिए कौन से साल में इन्होंने ऑप्ट आउट किया, 18-19 में, तो 18-19 तो गया। उसके अलावा 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24, यहां तक कि इसमें वापस नहीं जा सकते। मतलब जिस साल ऑप्ट आउट किया वो और अगले 5 साल, तो 5 साल तक ये वापस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब 2023-24 असेसमेंट ईयर तक ये 44AD वापस नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 134। आई होप यहां तक क्लियर होंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, मेसर्स KLM लिमिटेड कंपनी है, having the international transaction of 7 crore relating to purchase of raw material from its subsidiary company Messrs BL Incorporation in USA। ठीक है, Messrs KLM Limited is required to keep and maintain certain information and documents under the section 92D for a period of। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप रखते हैं वो कितने टाइम के लिए रखते हैं। अरे भाई इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या थी, सीधे पूछ लेते हैं, 8 साल के लिए मेंटेन करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करते हैं 92D के अंदर, वो 8 साल के लिए आप मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सॉरी 135 कह रहा है, द असेसमेंट ऑफ मिस्टर अमर, द असेसिंग ऑफिसर हैज ऑब्जर्व दैट ही हैज परचेज ए डायमंड फॉर ₹18 लाख। अच्छा, इन्होंने 18 लाख का डायमंड खरीदा है। कब खरीदा? 1 अक्टूबर 17 को खरीदा। विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and he is unable to offer any explanation applicable rate of income tax under section 115 BBE plus surcharge and education cess। मतलब क्या ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो गई, अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी बोल दो इसको। ठीक है, तो अनएक्सप्लेन्ड जो इनकम होती है सेक्शन 68, 69, 69 A B C D, उनमें अगर कोई भी इनकम होती है तो बेटा रेट होती है 6%, 60% टैक्स, 25% सरचार्ज प्लस 4% HEC। तो ये टैक्स होता है, ये सरचार्ज होता है और ये HEC होता है। हमसे बोला कि सरचार्ज और HEC तो हम लगा लेंगे, आप तो रेट बताओ, तो हम कहेंगे 60% की रेट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, अल्फा लिमिटेड मुंबई हैज 27% शेयर होल्डिंग इन बीटा लिमिटेड, बीटा इंकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर। अल्फा लिमिटेड रिसीव्ड 15 lakh by way of dividend in October 2018। The dividend so received is taxable in the hands of Alpha Limited। मतलब अल्फा लिमिटेड जो है वो इंडियन कंसर्न है और बेटा लिमिटेड जो है वो फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो बता सकते हैं आप किस रेट से टैक्सेबल होगा? ये बेटा 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। इसको हम बोलते हैं, एक टर्म मैं याद दिला दूं आपको, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड इनकम होती है वो 15% की रेट से टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो हमें पूछा गया था क्या रेट है, हम कहेंगे 15% रेट है, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे क्या कह रहा है 137, ये भी देख लो। गामा ट्रेडर्स इज ए पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, one partner is retired on 31st March 18। The firm has eligible brought forward loss of ₹4 lakh relating to the assessment year 17-18। मतलब जब वो पार्टनर था ये तब का लॉस है। The total income of the firm for the previous year 18-19, इस साल की इनकम जो दे रखी है वो दे रखी है
7,20,000, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एलिजिबल फॉर सेटअप वुड बी, ठीक है। ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले साल तक इनके पास लॉस था 4 लाख रुपए का, ठीक है। इनके पास लॉस था 4 लाख रुपए तक का पिछले साल तक, ठीक है। और ये लॉस में 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी, ये मान लीजिए। अब इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो जैसे ही एक पार्टनर रिटायर हुआ उसके हिस्से का लॉस भी कहाँ चला गया, उसके साथ चला गया। मतलब उसको ये लोग अब सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो टोटल लॉस था 4 लाख रुपए का, तो उसमें से प्रोपोर्शनेट अगर हम करें, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे, ये लिखा ना इक्वल पार्टनर, तो 1 लाख का लॉस चला जाएगा जो सेट ऑफ करने के लिए एलिजिबल नहीं है, और 3 लाख के लॉस को ये सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 3 लाख। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उसके हिस्से का लॉस रिमेनिंग पार्टनर सेट ऑफ नहीं कर सकते। हालांकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि वो एक तरीके का एक्सपेंस होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT will be applicable when the adjusted total income of individual, ये बड़े काम की बात है। देखो, इंडिविजुअल और HUF पे ATI अगर 20 लाख से ज्यादा है तो ही AMT लगता है, और बाकी फॉर्म वगैरह पे AMT लगता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 20 लाख, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में अगर ATI 20 लाख से ज्यादा है तो ही AMT निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं। मिस्टर रामचंद्रन, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 52 years, has a income of rupees 51 lakh. For the year ended 31st March 19, his income tax liability after marginal rate, अभी जो 50,65,000 का क्वेश्चन आया था ना, सेम वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 14,12,500 पे 4% जोड़ दो। ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ना आजमाएं, आप वैसे ही करें इसको, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं कितना आता है। 14,12,500 तो यह रहेगा 14,69,000। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा बी, 14,69,000। कैसे? देखिए, 50 लाख की इनकम पे टैक्स बनता है 13,12,500। अब क्योंकि इनकम इनकी 1 लाख बड़ी है और टैक्स उससे ज्यादा बड़ा है, तो अल्टीमेटली इन पे 1 लाख टैक्स लगेगा, ठीक है। या फिर चलो मैं आपको करके दिखा दूं, ओके, मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूँ, जो हमने पहले किया था उस फॉर्मेट में भी करके दिखा देता हूँ। आप पहले बोलेंगे कि मेरी टोटल इनकम है 51 लाख रुपीज, ठीक है। इस पे टैक्स निकालेंगे तो इस पे टैक्स आएगा 13,42,500, ठीक है। ऐड कर देंगे आप इस पे सरचार्ज, ठीक है। सरचार्ज आएगा 1,34,250 रुपए। तो ये टोटल हो गया 14,76,750, ओके। अब इसमें हमें कम करनी है मार्जिनल रिलीफ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल इनकम 50 लाख लेनी पड़ेगी और उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। ये टैक्स आएगा 13,12,500, ऐसा ही किया था अभी। अब आप मुझे बताओ इंक्रीज इन टैक्स कितना है? यहाँ पे टैक्स है 14,76,750 और यहाँ पे 13,12,500। तो इंक्रीज इन टैक्स कितना है? इंक्रीज इन टैक्स देख लेते हैं, निकाल के देख लो। ये आ जाएगा 1,64,250 रुपए का टैक्स इंक्रीज होगा, जबकि इंक्रीज इन इनकम कितना है? 1 लाख। तो इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ हो जाएगी 64,250 रुपए। कम कर दो 64,250। तो आप देखेंगे क्या कि ये आपका निकल के आता है 14,12,500, जो मैंने आप पे शॉर्ट में ले लिया था, ठीक है। इस पे आप जोड़ेंगे HEC 4%, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 14,69,000। तो ये हमारा राइट आंसर है, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप किसी शॉर्ट ट्रिक में जाओ, आप ऐसे चलो, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, ये देखो। Y and company, a partnership firm,
which was dissolved on 31st March 2018. The return of income for the firm for the assessment year 18-19 was filed on 31st August 2018. The return of income of the firm was selected for scrutiny assessment under section 143(3). The notice for scrutiny under section 143(2) has to be served on. मतलब फर्म की स्क्रूटनी होनी है तो उसका नोटिस किसको भेजा जाएगा ये पूछा जा रहा है, और वो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। क्या सभी पार्टनर को भेजा जाएगा? क्या वर्किंग पार्टनर को भेजा जा सकता है? किसी को भी? एनी पार्टनर हैविंग लॉन्ग एसोसिएशन उसको भेजा जाए? नहीं, इसका तो कोई सेंस नहीं। और एनी पार्टनर, तो देखिए अगर मैं एनी पार्टनर करता हूं तो उसमें सारे पार्टनर भी आ गए, उसमें वर्किंग पार्टनर भी आ गए, उसमें नॉन वर्किंग पार्टनर भी आ गए, सब आ गए, तो मैं करूंगा एनी पार्टनर। तो उसमें किसी को भी एक को नोटिस मिल गया तो इसका मतलब वो नोटिस सर्व हो गया है। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है। सक्षिता फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ए फैक्ट्री बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹40 lakh and occupied on 12th February 2018. Additional depreciation allowable for the said factory building is. Additional depreciation कितना मिलेगा? अब काफी स्टूडेंट क्या करेंगे कि सर 20% की रेट हमने पढ़ी है, 40 लाख, 40 लाख का 20% निकाल दो, ठीक है, क्योंकि 180 दिन से कम काम आया तो हाफ कर दो, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें आंसर होगा नील। क्यों? असेट क्या है? असेट है बिल्डिंग। असेट क्या है? बिल्डिंग। और एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, ठीक है, सेक्शन 32(1) 2A, ठीक है, सेक्शन 32(1)(2A) में एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था जो 2005 के बाद मिलता है और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, इसलिए इसमें कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 142, मिस्टर नेती हैज वॉन ए लॉटरी प्राइज आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS, ही रिसीव्ड 7 लाख रुपीज। आफ्टर TDS कितना मिला है? 7 लाख। He has spent 20,000 by way of purchase of lottery tickets for collecting the prize money. मतलब 20,000 का उन्होंने खर्चा किया लॉटरी टिकट खरीदने में और पैसे को कलेक्ट करने में, ठीक है। The amount chargeable to tax in the hands of in this regard, मतलब इनकी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी ये आपसे पूछा है। पहली बात तो इस 20,000 का इलाज कर दो, कैजुअल इनकम में से किसी खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, इसका मतलब इस 20,000 का तो कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, 7 लाख रुपए रिसीव हुए आफ्टर TDS, तो इसको ग्रोसअप कर लो, बताया वो आपको ग्रोसअप। आप क्या कहेंगे? 7 लाख मुझे मिले हैं, जो कि 70% है, क्योंकि TDS कितना कटता है लॉटरी में? 30%। तो इसका मतलब इसने जीता कितना? 10 लाख रुपए। तो इनकम में एड कितना होगा? 10 लाख रुपए। 7 लाख रुपए मिले 70% के बदले में आफ्टर 30% TDS, तो 100% कितना होगा? 10 लाख। ओके, चलो आगे लिखा है, मिस्टर जनक टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर was ₹3 crore. He has paid a sum of ₹3 lakh to an engineer for the supervision of a residential house for his own on occupation. The amount of tax to be deducted, मतलब TDS पूछा है, from such payment under section 194J। बेटा 194J किसका है? प्रोफेशनल फीस का है, कि अगर कोई भी 30,000 रुपए से ज्यादा का प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है आपको और आप उसको पेमेंट करते हैं तो आप उसका TDS काटेंगे एट द रेट 10%, ठीक है। पर ये जो काम किया गया है बेटा ये ओवन हाउस के लिए, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई। ओवन हाउस का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, और पहले ही कह दिया है कि रेजिडेंशियल हाउस है, इसका मतलब ये एक्सपेंसेस तो पर्सनल नेचर का है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। और 194C में और 194J में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या कोई प्रोफेशनल सर्विस ली जाती है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल
नहीं होते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अमाउंट क्या रह जाएगा देख लेते हैं। क्या पूछा था, एक बार दोबारा पढ़ लो। टीडीएस अमाउंट ही पूछा था, तो नील हो जाएगा, कोई टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं मिसिज रक्षिता ए कोस्ट अकाउंटेंट, लो जी सीएमए का क्वेश्चन आ गया, हैज रेज्ड ए फीस बिल ऑन LMN प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹3 लाख। आपने एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट किसी को अपनी सर्विस दी और 3 लाख रुपए का बिल बनाया, उस पे आपने चार्ज किया सेपरेटली IGST 18%, 18% जीएसटी भी चार्ज कर लिया, मतलब उसको 3,54,000 की बिलिंग आपने करी है। द टोटल अमाउंट ऑफ बिलिंग वाज ₹354। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कितने अमाउंट पे काटना है और कितना काटना है। ठीक है, तो एक केस लो हुआ था और उस केस लो में फिर एक सर्कुलर भी आ गया था कि जो टीडीएस अमाउंट होता है वो बिलिंग की प्रोफेशनल सर्विस वाले अमाउंट पे होता है, जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं करता है। ठीक है, जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं करता है। इसका मतलब इन 54,000 पे हमें टीडीएस नहीं काटना है, हमें सिर्फ 3 लाख पे ही टीडीएस काटना है। तो कितना हो जाएगा 3 लाख पे टीडीएस, ये हो जाएगा 30,000, क्योंकि रेट होती है 10%। प्रोफेशनल फीस में रेट कितनी होती है 10%, अभी बताया था। तो यहाँ पे 30,000 का टीडीएस कटेगा। ओके, मेन मुद्दा यहाँ पे ये था कि जीएसटी एलिमेंट पे टीडीएस कटेगा या नहीं, तो नहीं, जीएसटी एलिमेंट पे टीडीएस नहीं कटता है। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। हरिवल्लभ प्राइवेट लिमिटेड हैज स्पेंट 10 लाख towards meeting the corporate social responsibility मतलब CSR under the Companies Act 2013, the amount of deduction available while computing the business income। क्या CSR बिजनेस इनकम निकालने के टाइम पे डिडक्टेबल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। किसी तरीके की चैरिटी, किसी तरीके का डोनेशन और CSR बिल्कुल भी अलाउेबल नहीं है, तो हम कहेंगे नील, कोई अमाउंट डिडक्टेबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्टिन एज 62 ईयर्स, मतलब कि सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन FD विद SBI ऑफ ₹45,000, 45,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन FD मिला है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ही डज नॉट हैव पेन, उनके पास पेन भी नहीं है। एट व्हाट रेट द बैंक मस्ट डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस किस रेट पे काटे? अब आपके माइंड में एक सवाल आ गया होगा, तुरंत आंसर क्लिक हुआ होगा सर 20%। क्यों? क्योंकि नो पेन, अगर पेन नहीं है तो 20% कट जाएगा, 20 और 30 विच है। ठीक है, 30 इन केस ऑफ लॉटरी। तो आप क्या कहेंगे सर पेन नहीं है तो 20%। पर पहले ये देखो, टीडीएस की लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब इनकम रिसीवर के लिए टैक्सेबल हो। इंटरेस्ट ऑन एफडी जो होती है वो सेक्शन 80TTB में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट दोनों 50,000 रुपए तक डिडक्टेबल होते हैं फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसके लिए तो ये अमाउंट टैक्सेबल ही नहीं है, और जब उसके लिए अमाउंट टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी भी नहीं आएगी। इसलिए हम कहेंगे कोई टैक्स नहीं काटना उसका। ठीक है, कोई टैक्स काटने की लायबिलिटी नहीं है, तो अमाउंट हो जाएगा नील। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। डेमेज प्राइवेट लिमिटेड filed an application in March 19 for corporate insolvency resolution process, मतलब IBC में, which was admitted by the adjudicating authority under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The company has 2 full-time director हैं and a managing director भी है, who must sign the return of income। बेटा ये भी मैंने आपको सेक्शन 140 में बताया था साइनिंग ऑफ रिटर्न में, कि अगर कंपनी IBC में चली जाती है तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है वो रिटर्न को साइन करता है। जैसे लिक्विडेशन में जाने के बाद लिक्विडेटर साइन करता है, वैसे आईबीसी में जाने के बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल साइन करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। एनी ऑफ द फुल टाइम डायरेक्टर, नहीं। प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द सेड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यस, ये हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। लिक्विडेटर है ही नहीं, लिक्विडेशन में है ही नहीं, और मैनेजर डायरेक्टर भी नहीं होगा। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर साइन करता है, और अगर कंपनी आईबीसी के अंडर में है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसको साइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। श्री राजीव पेड 1,20,000 by way of check on 5th January 2019 towards medical insurance premium
फॉर हिज पेरेंट्स, किसके लिए दिए? पेरेंट्स के लिए। हु हैज सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स, एंड नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है। द प्रीमियम वॉज टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर 3 years। कितने साल का कवर दे रहा है ये? 3 साल का, मतलब 1 साल का प्रीमियम नहीं है, ये 3 साल का प्रीमियम है। हाउ मच इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो पहले तो ये समझो 1 साल का अमाउंट निकालो। पहले तो ये 3 साल का अमाउंट है ना, 3 साल का तो हमारे लिए रिलेवेंट ही नहीं है, तो अभी तो 1 साल का अमाउंट निकालो पहले। तो 1 साल का अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 अपॉन 3, तो 40,000। अब आइए कंडीशन पे। हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम लेते हैं तो हमने 2 लिमिट पढ़ी है, 25,000 रुपए या 50,000 रुपए, खुद के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग। पेरेंट्स डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेरेंट डिपेंडेंट है तो भी रिडक्शन मिलती है, इंडिपेंडेंट है तो भी रिडक्शन मिलती है। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 की मिलती है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की मिलती है। अब यहाँ पे तो वो सीनियर सिटीजन है और आपने दिया ही 40 है, तो 40 एक्चुअल और 50 मैक्सिमम, विच एवर इज लेस, तो 40,000 की आप डिडक्शन उसको दे देंगे रिगार्डिंग पेरेंट्स। ठीक है, कितने की डिडक्शन दे देंगे? 40,000 की। आगे बात समझ में? लो चले आगे। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहे हैं। वन 149 क्या कह रहा है? महाशक्ति शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिगरी फ्रॉम शुगर केन कल्टिवेटेड बाय इट्स मेंबर। ठीक है, मतलब इनके मेंबर ने उगाया, इन्होंने उनको उनसे शुगर केन से जिगरी मैन्युफैक्चर की। What is the due date of filing of return of income for the assessment year 1920 in order to be eligible for deduction under section 80P? देखिए, जितनी भी इनकम बेस्ड डिडक्शंस होती हैं, वो डिडक्शन लेने के लिए आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो विद इन ड्यू डेट करनी होती है। अब ड्यू डेट इसके लिए कोई अलग से तो है नहीं, तो वही ड्यू डेट हो जाएगी जो 139(1) में है। ठीक है, नो स्पेसिफिक डेट 31 मार्च 35 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेट 39(1) में दे रखी है वही डेट इनके लिए भी हो जाएगी, कोई अलग से डेट मेंशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे इन द प्रीमाइसेस ऑफ Jagan and Company on 10 January 2019. Stock of goods purchased for 10 lakh was found to be not recorded, मतलब कि अनएक्सप्लेन्ड हो गया ये यहाँ से। अभी तक तो ऐसा हो गया जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द फर्म हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹5 lakh एंड incurred a business loss of ₹2 lakh for the year ended 31st March 19. ठीक है, without considering the unaccounted stock of the tax liability. The tax liability of the firm including the said account unaccounted purchase would be. देखो बड़ा अच्छा केस, और ऐसा एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सब आपके पास अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। ठीक है, कितनी? 10 लाख रुपए की। ठीक है, भाई रिकॉर्डेड नहीं है, इसका मतलब अनएक्सप्लेन्ड है। आपके पास पुराने लॉस भी हैं और इस साल के लॉस भी हैं, पर हमने पढ़ रखा है कि जब कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम पकड़ी जाती है तो उसमें से किसी भी लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। तो इसमें से किसी लॉस का, चाहे वो करंट ईयर का हो चाहे वो पास्ट ईयर का हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरा, इनपुट टैक्स रेट क्या है? 60% टैक्स बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सरचार्ज लगता है 25% और एचईसी लगता है 4%। अगर आप इफेक्टिव निकालेंगे तो ये रेट निकल के आती है 78%। ओके, तो निकाल दीजिए। 10 लाख की अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिली है, उसका 78% कितना हो जाएगा? 7,80,000। दैट्स इट, वो इसका हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आगे देख लीजिए। इंक्लूडिंग सरचार्ज बोला था, सरचार्ज सबने सब लगा दिया है, टोटल टैक्स बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर इंटीरिम डिविडेंड in August 2018 of ₹100 lakh.
द अमाउंट ऑफ पेबल बाय वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वुड बी। तो 1 लाख रुपए, 100 लाख रुपए मतलब 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड ये दे रहे हैं। तो नेट अमाउंट है, मैंने आपको डीडीटी की 2 रेट बताई थी, एक नेट रेट बताई थी और एक ग्रॉस रेट बताई थी, याद है? यहाँ पे नेट रेट की बात चलेगी और नेट रेट कैसे निकलती है, 85/100 इंटू 100, ठीक, प्लस 12% सरचार्ज और प्लस HEC 4%, ये ऐसे रेट निकलती है, ठीक है? तो निकाल के देख लेते हैं एक बार कितनी रेट आती है। तो ये हो जाएगा 85/100 ओह सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, 15/80, 15 रुपए दे रहे हैं हम 85, हमें गवर्नमेंट को 15 रुपए देने पड़ेंगे जब हम क्या करेंगे, 85 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? तो देखिए 15/85 इंटू 100 क्या जाता है 17.64, इस पे हम जोड़ देंगे सरचार्ज, ठीक है? इस पे जोड़ देते हैं सरचार्ज इंटू 12, ठीक है? इस पे जोड़ देते हैं हम HEC तो इंटू 1.04, तो ये रेट निकल के आती है बेटा 20.555 समथिंग। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 100 लाख से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 20,55,600 अप्रोक्स, ठीक है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन है क्या, ठीक है, ऑप्शन है डी और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि मैंने एक अमाउंट थोड़ा गलत लिख दिया था। डीडीटी की 2 रेट होती है बेटा, एक नेट रेट जब हमें ये दे रखा हो कि इतना अमाउंट शेयर होल्डर तक पहुंचाना है तो हम ये रेट काम में लेते हैं, और एक ग्रोस रेट होती है जिसमें हमें ओवरऑल अमाउंट दे रखा होता है जिसमें से गवर्नमेंट को भी देना और शेयर होल्डर को भी देना, तो फिर हम ग्रोस रेट काम में लेते हैं, ठीक है? तो नेट रेट में हमें बोला गया 15 रुपीज हम दे रहे हैं 85 पे, तो 100 पे कितना दे रहे हैं ये निकाल लिया, उस पर सरचार्ज लगाया और HEC लगाया, तो इफेक्टिव रेट निकल के आती है 20.555 और आगे कुछ समथिंग परसेंटेज। हम दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ का निकाल दीजिए, तो 20,55,600 रुपए अप्रोक्स आएगा, तो ये हो जाता है 20,55,600 हमारा राइट आंसर। ओके, आगे देख लेते हैं। A certificate issued by the registered valuer contain incorrect information. The CIT appeals while giving appellate order can. अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने गलत इंफॉर्मेशन दिया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या उस पर कोई पेनल्टी चार्ज हो सकती है, क्या उस पर कुछ लग सकता है? तो क्या क्या ऑप्शन है देख लो। इम्पोज पेनल्टी ऑफ 1 लाख ऑन रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नॉट इम्पोज पेनल्टी ऑन रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इम्पोज पेनल्टी ऑफ 10,000 ऑन रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और डायरेक्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू रेक्टिफाई हिज एरर, कि भाई उनको सिर्फ बोलेंगे कि एरर ठीक कर दो, या उन पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे, या 10,000 के लगाएंगे या 1 लाख के लगाएंगे। तो अगर हम बात करें तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि उस पे 10,000 की पेनल्टी लगाएंगे। अगर कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करता है डिपार्टमेंट को तो 10,000 की उस पे पेनल्टी लगती है, ठीक है? तो CIT अपील चाहे तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे 10,000 की पेनल्टी लगा सकता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है, तृप्ति चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA पेड रेंट फॉर प्रीमाइसेस ऑफ ₹30,000 पर मंथ, ठीक है? बाय केस, ओहो केस में पेमेंट कर रहे हैं, हमने पढ़ा ना 42 में कि 10,000 से ज्यादा का केस पेमेंट अलाउड नहीं है। इट ऑल्सो डिड नॉट डिडक्ट टैक्स ऑन सैलरी paid to its manager amounting ₹4,80,000। अच्छा, 4,80,000 पे इन्होंने TDS भी नहीं काटा है for the previous year 18-19। The total income of the assessee would be increased by because of the above said transaction। इसका मतलब क्या है, देखो 30,000 रुपए का रेंट दे रहे हैं 12 महीने, मतलब 3,60,000 का रेंट दे रहे हैं, और वो भी केस में, और केस में 10,000 का कोई भी पेमेंट अलाउड नहीं है, ये इसलिए ये पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा। दूसरी बात,
ये 4,80,000 रुपए का सैलरी दे रहे हैं और उस पर इन्होंने टीडीएस नहीं काटा, और हमें पता है कि जब हम टीडीएस नहीं काटते तो 30% अमाउंट हमारा डिसअलाउड हो जाता है। तो इसका 30% कर दो, ये हो जाएगा 120, 140, 144, तो टोटल इतना अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। ये कैश पेमेंट की वजह से, ठीक है, ये तो 40 A2 की वजह से, और ये हो जाएगा 40 A1 की वजह से, ठीक है, क्योंकि टीडीएस नहीं काटा। तो 5,04,000 टोटल, 5,04,000 रुपए टोटल डिसअलाउड हो जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगी इनकम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5,04,000 रुपए से हम इनकम को इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, ये 3,60,000 डिसअलाउड क्यों किए? क्योंकि कैश पेमेंट है। और ये 1,44,000 डिसअलाउड क्यों किए? क्योंकि 4,80,000 का पेमेंट विदाउट टीडीएस है, इसलिए 30% हमने डिसअलाउड कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 154, X company limited paid interest to its holding company Y Incorporation USA at 15% amounting to rupees 200 लाख, 200 लाख रुपए का इंटरेस्ट उन्होंने दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे लिखा है द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 वो रुपीज 500 lakhs। इन डिटरमाइनिंग द ALP price, interest paid to Y Incorporation was added back to the extent of 100 lakhs, ठीक है, in the hands of X company। EBITDA, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ X कंपनी लिमिटेड इज 700 lakhs, ये हमारे लिए काम की फिगर है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लाइबल फॉर डिसअलाउंस इन द हैंड्स ऑफ X कंपनी। तो ये सुनो ध्यान से, क्या है, हमने ये कहा था कि इसके 30% के बराबर हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब 210 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट हम दे सकते हैं हमारे एसोसिएट को, जबकि हमने दिया है 200 लाख रुपए। तो क्या हमने कोई ज्यादा दिया? नहीं, हमने तो कोई ज्यादा नहीं दिया। तो अगर हमने कोई ज्यादा नहीं दिया है तो डिसअलाउड किस बात का? तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, पूरा ही अलाउ हो जाएगा। 210 लाख तक हम दे सकते थे, पर हमने दिया 200, तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपके बिट क्वेश्चंस का बेटा, इसी के साथ आपके बिट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या है। हमें लिखा है मदान ट्रेडर्स लिमिटेड जयपुर रिसीव्ड 200 बाय वे ऑफ, अब ये 200 क्या है देखते हैं, बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय पाथम कंपनी लिमिटेड ऑफ यूके इन जनवरी 2019। Madan Traders Limited has 26% shareholding in Batham Corporation Limited. The tax liability of Madan Traders Limited on dividend income would be, कितनी टैक्स लाइबिलिटी होगी मदान लिमिटेड की? देखिए इनके पास कितनी शेयर होल्डिंग है? 26%। तो क्या ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी होगी? यस। और जैसे ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी होगी, स्पेशल रेट 15% प्लस सरचार्ज प्लस HEC लगेगा, बिल्कुल ठीक है। तो 15% प्लस 12% और प्लस 4%, अगर आप ये करेंगे तो कितना आता है देख लीजिए। पहले हम लिखते हैं 15%, ठीक है, उस 15 का 12 लेते हैं तो इंटू 1.12 कर देते हैं, और उस पे लेते हैं 1.04 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारी इफेक्टिव रेट निकलती आती है 17.472%, ठीक है। कितना डिविडेंड मिला इनको? 200। अब देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, पर नीचे लाख्स में जो आंसर दे रखा है, इसलिए हम मान लेते हैं ये फिगर भी लैक्स में होगी, ठीक है। तो इंटू 200 लैक्स, 200 लैक्स, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 34944, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन है यस, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतने रुपए का टैक्सेबल होगा, ठीक है। हमारा जो टैक्स बनेगा इस पे वो कितना बन जाएगा? 34.944 लैक्स का। कैसे निकाला दोबारा बता देता हूँ। 15% की बेसिक रेट है, 12% का सरचार्ज है और 4% का HEC है। सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इफेक्टिव रेट निकलती है 17.472%। इनको 200 लाख मिले हैं तो उसका आप निकाल दीजिए, तो ये निकल के आता है 34.944 लैक्स। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आई होप इन वीडियोस ने आपकी बेटा मदद करी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई भी डाउट फिर भी होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, और फिर भी डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर देख सकते हैं, वहां से मेरे को कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।